हेलो। हाँ जी सर, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। सर मैं ये कह रहा था कि मेरे पास बहुत सारा सामान है। आप प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल कर यहाँ पर आकर इसे ऑर्गेनाइज करा दोगे क्या? इसे अरेंज करवा दोगे क्या? कितना सामान है? अरे सर, बहुत अलग अलग तरह का सामान है। एक बार आप प्लीज़ आ जाइए। चलो मैं आता हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो? सर आ गए आप? हाँ जी। सर देखो ना, कितना सारा सामान है। ये कुछ खाने का मटेरियल है। लाओ टेस्ट कराओ। ये तो बहुत ही टेस्टी है ना? ये तो खराब भी नहीं हुआ है। इसको फूड सेक्शन में रख दो। जो भी चीज़ खाने की है ना आपके पास, उन सारी चीज़ों को फूड सेक्शन में रख दो। ठीक है सर। ये कुछ मटेरियल है सर, जो कि घर बनाने में काम आता है। अच्छा, ये मटेरियल घर बनाने के काम आता है। तो इन सभी मटेरियल को एक अलग से सेक्शन में रख दो, जिसका नाम दे दो शेल्टर, जो कि घर बनाने के काम आता है। ठीक है सर। सर ये कुछ लिक्विड है मेरे पास। ये लिक्विड क्या काम आएगा? ये लिक्विड को जब मैंने दिया था तो इससे तबीयत सही हो गई थी। तो ये मेडिसिनल पर्पस के काम आएगा। इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर लो। ठीक है सर। और सर ये जो शर्ट है, ये क्या काम आएगी? बेटा ये तो क्लोथिंग के काम आएगी। कपड़े हैं, पहनने के काम आएंगे, क्लोथिंग के काम आएंगे। इसको अलग रख दो। ठीक है सर। सर ये क्या है? थेनोस का हाथ? अरे थेनोस का हाथ तो है, पर साथ में चाबी है कार की, है ना? और कार क्या काम आएगी? सर कार ट्रांसपोर्टेशन के काम आएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन वाले एरिया में रख दो। ठीक है सर। अरे सर, सुबह सुबह कर क्या रहे हो? एक खाने का सेक्शन बना दिया, एक शेल्टर का सेक्शन बना दिया, एक मेडिसिनल पर्पस का सेक्शन बना दिया, एक क्लोथिंग का सेक्शन बना दिया, एक ट्रांसपोर्टेशन का सेक्शन बना दिया। इतने सारे सेक्शन बना दिए। अरे बच्चे का फोन आया था कि सर मेरे को ऑर्गेनाइज करना है, क्लासिफाई करना है, तो मैंने करवा दिया। अगर सर आपको इतना ही क्लासिफिकेशन का शौक है ना, तो एक बात बताइए, इतनी सारी स्पीसीज है, कितनी है? अरे सर 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज है। ठीक है, तुम्हें कैसे पता? अरे सर आपका पहला चैप्टर जो लिविंग वर्ल्ड है, वहीं पे तो पढ़ा था कि अभी तक जो डिस्कवर्ड स्पीसीज है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी तक जो डिस्कवर्ड स्पीसीज है वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। और हर साल नई नई स्पीसीज डिस्कवर होती जा रही है सर। बात तो सही है। तो सर अगर इतना ही क्लासिफिकेशन का शौक है, इतना ही ऑर्गेनाइज करने का, अरेंज करने का शौक है, तो इतनी सारी स्पीसीज है, उनको अरेंज कर दो। यार अब तो तुमने चैलेंज दे दिया। एक काम करता हूँ, अरेंज करके दिखाता हूँ। ये गलत बात हो गई। अब तुमने चैलेंज कैसे दे दिया? करो सर अरेंज, हम भी देखते हैं कैसे अरेंज करते हो। एक काम करता हूँ, जो खाने की चीज़ है उसे फूड में रख देता हूँ, जो पहनने की चीज़ें हैं उसे क्लोथिंग में रख देता हूँ, जो घर बनाने में काम आएंगी उन्हें शेल्टर में रख देता हूँ, जो दवाइयाँ हैं जिससे सही होते हैं उसको मेडिसिनल पर्पस में रख देता हूँ, मेडिसिनल पर्पस में रख देता हूँ। साथ ही साथ जो हमें ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में काम आते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में रख देता हूँ। सर ये तो आपने वही बात कर दी कि फूड को अलग कर दिया, क्लोथिंग को अलग कर दिया, शेल्टर को अलग कर दिया, मेडिसिनल पर्पस की जो भी चीज़ें उनको अलग कर दिया, और ट्रांसपोर्टेशन की जो भी चीज़ें उनको अलग कर दिया। यहाँ पर तो आपने सर नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कर दिया। कैसा क्लासिफिकेशन कर दिया सर? नॉन साइंटिफिक। अरे तो भाई मैं साइंटिस्ट थोड़ी ना हूँ। तुमने बोला तो मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है सर। तो आपने नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया, जहां पर अपने यूजेस के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? यूजेस के बेसिस पे सेपरेट कर दिया कि ये खाने का है तो इसको खाने की तरफ रख दो, ये घर बनाने के काम आएगा तो इसको शेल्टर में रख दो, ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा तो इसको इधर रख दो, ये मेडिसिनल पर्पस के काम आएगा तो इसको इधर रख दो, ये क्लोथिंग में काम आएगा तो इसको इधर रख दो। तो मैंने यूजेस के बेसिस पे, किस बेसिस पे? यूजेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। कैसा क्लासिफिकेशन है? नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं, 5 बच्चे थोड़े से कम पढ़ते हैं। तो जो बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं उसको एक तरफ बिठा दिया, जो थोड़े से कम पढ़ते हैं उनको एक तरफ बता दिया। तो यहाँ पर हमने क्या करा? सिमिलरिटीज के बेसिस पे, डिफरेंसेस के बेसिस पे बच्चों को क्लासिफाई कर लिया। करा ना?
तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं सिमिलरिटीज, हम देखते हैं डिफरेंसेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हम करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। और अगर हम स्पीसीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अगर हम 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, कई तरह के एनिमल्स भी आते हैं, तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। और यहाँ पर जितनी भी स्पीसीज होती है हमारी अर्थ पे, जैसे अभी तक की डिस्कवर्ड स्पीसीज है 1.7 से 1.8 मिलियन, उस स्पीसीज को हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। सर वो सब बात तो ठीक है, पर हमने तो आपको कहा था कि आप क्लासिफाई करो। अरे तो मैंने करा ना, मैंने करा नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। ठीक है, इसी को कहते हैं अर्ली क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? अर्ली क्लासिफिकेशन। और इसी को कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो जो भी मैं बोल रहा हूं सब कुछ लिख लो कि नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑल्सो नोन एज अर्ली क्लासिफिकेशन। जैसे मान लीजिए अभी मुझे कुछ भी अक्ल नहीं है ना, मैंने कुछ चीज खाई और उसको खाने से मेरा पेट भर गया। अभी मैं बहुत पुराने जमाने में चला गया, अर्ली मेन के जमाने में चला गया, हमारे एंसेस्टर्स के जमाने में चला गया। उनको कुछ नॉलेज नहीं थी, उन्होंने कुछ खाया, अगर वो खा के उनका पेट भरा और वो जिंदा भी रहे, तो उन्होंने सोचा कि यार इसको खाने से हमें नुकसान भी नहीं है, हमारा पेट भी भर जाता है, इसको फूड सेक्शन में रख दो। अगर किसी ने कुछ तरह की लीव्स खा ली, पत्ती खा ली, और पत्तियां खाने से वो मर गया, भाई ये तो बहुत जहरीली पत्ती है, रहने दे भाई, मत खा, इसको पॉइजनस एरिया में रख, किसी को निपटाना होगा तब क्लासिफिकेशन में से निकाल लेंगे। ये निपटाने वाला मामला है, ये पॉइजनस है, ये इडिबल है, इसको खा सकते हैं। ठीक है, अरे ये देख, ये पहनने में कैसा लग रहा है, हाँ यार ये तो क्लोथिंग का है, तो इसको पहन सकते हैं। अरे ये देख, ऊंट पे बैठकर मैं जा रहा हूँ, है ना, गधे पे बैठ के मैं जा रहा हूँ, घोड़े पे बैठ के मैं जा रहा हूँ, अरे भाई ये तो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। हाँ भाई, तो हमने क्या करा था पहले, जब अर्ली मैन थे उन्होंने क्या करा था कि यूजेस के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर लिया था कि कौन फूड में आएगा, कौन क्लोथिंग में, कौन शेल्टर में, कौन मेडिसिनल पर्पस में, कौन ट्रांसपोर्टेशन में। तो पहले के लोगों ने किया था, इसलिए अर्ली क्लासिफिकेशन। कोई साइंटिफिक तरीका यहाँ पे यूज नहीं हुआ, इसलिए नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि यूजेस के बेसिस पे किया। किस बेसिस पे किया? यूजेस के बेसिस पे किया। उसके बाद इसी को बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो सर, आपने तो कर दिया नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि आप कोई साइंटिस्ट वगैरह तो हो नहीं। एक काम करो सर, इतनी सारी स्पीसीज है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज है, इनको क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ना। चैप्टर का नाम ही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजी क्लास 11th। और हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा इतनी सारी स्पीसीज का। सर एक काम करो, किसी साइंटिस्ट को बुलाओ। साइंटिस्ट को बुलाओ? हाँ सर, साइंटिस्ट को बुलाओ, तभी तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होगा। चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो बुला लेता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुआ था, अर्ली मेंस ने क्या करा था, उन्होंने ग्रुपिंग कर ली थी कि ये खाने की चीज़ है, ये पहनने की है, ये रहने की है, ये मेडिसिनल पर्पस की है, और ये ट्रांसपोर्टेशन की है। तो इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर लिया था कि कौन खाने में काम आएगा, कौन शेल्टर में काम आएगा, किसकी हम क्लोथिंग कर सकते हैं, कौन मेडिसिनल पर्पस के काम आएगा, और कौन ट्रांसपोर्टेशन के काम आएगा। अर्ली मैन ने ये सारी चीजें सोची थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जो पुराने लोग थे, जो अर्ली मैन थे, उन्होंने लिविंग थिंग्स को ग्रुपिंग करना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। यूज के बेसिस पे उन्होंने डिफरेंशिएट किया। अब तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे अलग अलग तरह के प्लांट हो गए, अलग अलग तरह के एनिमल्स हो गए, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हमें क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड देयर डिफरेंसेस। क्या ये पूरी थ्योरी अभी तक की क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है सबसे पहला साइंटिस्ट, जिसका नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल। और अगर साइंटिस्ट है तो सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल। जैसे लेट सपोज मैं एरिस्टोटल हूं, थोड़ी देर के लिए मानो मैं कौन हूं? एरिस्टोटल। आया भाई मैं,
ये क्या यूजेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रखा है? भाई मैं हूं एरिस्टोटल। कौन हूं? एरिस्टोटल। मुझे कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या कहते हैं मुझे? फादर ऑफ बायोलॉजी। मैंने कहा वाह यार, बायोलॉजी के पिताजी आए हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी आए हैं, एरिस्टोटल आए हैं, साइंटिस्ट आदमी है ना। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब, नमस्ते नमस्ते। एरिस्टोटल हूं मैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हूं, और सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी मैं ही दूंगा। कौन देगा? अरे मैं ही दूंगा, एरिस्टोटल। ठीक है सर, मैं क्लियर हो गया। एरिस्टोटल जिसको कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, और सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी एरिस्टोटल ने ही दिया था। तो इन्होंने क्या करा था पता है? इन्होंने बोला था बताओ कितनी स्पीसीज है। तो हमने बोला कि यार इतनी है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एक काम करूंगा, प्लांट को अलग कर दूंगा और एनिमल को अलग कर दूंगा। मैंने कहा यार ठीक है एरिस्टोटल साहब, मुझे पता लग गया कि आप फादर ऑफ बायोलॉजी हो, आप सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने जा रहे हो, और आप इतनी सारी स्पीसीज को प्लांट और एनिमल में डिफरेंशिएट कर रहे हो। पर मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि किस आधार पे आप ये कर रहे हो, किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन कर रहे हो? कोई ना कोई तो बेसिस होगा। तो एरिस्टोटल बोलता है मुझसे सवाल। मैं कहा भाई प्लीज बता दो प्लीज। तो इन्होंने बोला कि मैं जो एनिमल को क्लासिफाई करूंगा ना, वो क्लासिफिकेशन करूंगा एनिमल का ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ आरबीसी। मतलब कि जिसमें आरबीसी है उनको अलग रख दूंगा, जिसमें आरबीसी नहीं है उनको अलग रख दूंगा। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। अब थोड़ी काम की बात मैं आपको बता देता हूं कि रेड ब्लड सेल का जो जीने का टाइम होता है वो होता है 120 डेज। 120 दिन तक आपकी आरबीसी जिंदा रहती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो 120 डेज। अगर आपको कोई पूछे कि आरबीसी की शेप क्या होती है, तो देखो ऐसे याद रखना, आर से राउंड, बी सी मतलब बाइकॉनकेव। तो राउंड बाइकॉनकेव आरबीसी की शेप होती है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। ये सारी चीजें लिख लो। आरबीसी जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट, क्या कहते हैं बच्चों? एरिथ्रोसाइट, जिसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। कितने दिन तक जीती है आरबीसी? 120 दिन तक। और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और इसी से आप शेप को भी याद रख सकते हो, राउंड बाय कॉनकेव। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई? तो यहाँ पर जो एरिस्टोटल साहब आए थे, जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे, जिसने सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने बोला कि मैं एनिमल को क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल। मैंने कहा ठीक है भैया, आपने एनिमल को तो क्लासिफाई कर लिया कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल, उसके बेसिस पे आपने अलग अलग कर दिए। मुझे ये बताइए कि आप प्लांट को कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो ये बोलते हैं कि प्लांट को मैं उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे। सर कौन सा फीचर? अरे मेरे साथ बोलो डबल। मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल, लॉजिक है इस बात में? हाँ जी सर है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर कैसे याद रखोगे? मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर का मतलब कि वो किस तरह से दिख रहे हैं। प्लांट को इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया कि वो किस तरह से दिख रहे हैं, उस तरह से मैं उन्हें क्लासिफाई कर दूंगा। जो बहुत ही छोटे हैं उन्हें मैं बोल दूंगा हर्ब, जो बड़े हैं उन्हें मैं बोल दूंगा श्रब, और जो बहुत ही बड़े हैं मैं उन्हें बोल दूंगा ट्री। तो इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया हर्ब, श्रब और ट्री में, ऑन द बेसिस ऑफ their body feature, on the basis of their morphological character। morphological character का मतलब उनका अपीयरेंस क्या है, उनका बॉडी फीचर क्या है। तो एक ही क्राइटेरिया पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया प्लांट का, वो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मतलब कि प्लांट की बॉडी किस तरह की है, प्लांट किस तरह से दिखता है, उस बेसिस पे इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया 3 पार्ट में, हर्ब, श्रब, ट्री। मेरे साथ बोलो बच्चों, हर्ब, श्रब, ट्री। क्या यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई? हर्ब, श्रब, ट्री। तो सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है। एनिमल को इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, मतलब कि रेड ब्लड सेल। और प्लांट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ
नहीं नहीं सर, प्रेजेंस और एब्सेंस तो एनिमल में था। वेरी गुड। प्लांट को इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और वी कैन से सिंपल बॉडी फीचर्स, जिसमें इन्होंने प्लांट को 3 तरह से क्लासिफाई किया था, हर्ब, श्रब एंड ट्री। क्या यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक है सर। अब एक बात ध्यान से सुनना कि जिसके पास आरबीसी थी, जिसके पास रेड ब्लड सेल थी, उन एनिमल्स को इन्होंने कहा इनेमा। इनेमा, ई लगा देना, इनेमा, इनेमा, ठीक है। और जिनके पास आरबीसी नहीं थी उनको इन्होंने कहा एनेमा। ए का मतलब एब्सेंट, तो जिसके पास नहीं है उनको इन्होंने कहा एनेमा, और जिसके पास है उनको इन्होंने कहा इनेमा। सिर्फ इतना सा फर्क है तो ई लगा दो, नहीं है तो ए लगा दो। अगर आरबीसी एब्सेंट है तो जिन भी एनिमल में आरबीसी एब्सेंट थी उन्होंने कहा एनेमा, और जिन भी एनिमल्स में आरबीसी प्रेजेंट थी उन्होंने कहा इनीमा। ई लगा देना, ए का मतलब आरबीसी एब्सेंट थी। ठीक है सर, मैं क्लियर हो गया, पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। पर सर एक बात बताइए, आपने तो क्लासिफिकेशन कर दिया है ना, आपको एक बात समझ में नहीं आई सर? सर इतनी सारी स्पीसीज है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज, ठीक है। इन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर देता हूँ, मैंने कहा ठीक है। इन्होंने बोला कि एनिमल को मैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के बेसिस पे डिवाइड करूंगा, और इन्होंने बोला कि प्लांट को मैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे, सिंपल बॉडी फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड करूंगा 3 पार्ट में, हर्ब, श्रब और ट्री। मैंने कहा ठीक है। सर एक बात बताओ, क्या बैक्टीरिया लिविंग होता है? हाँ जी, बैक्टीरिया लिविंग होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि बैक्टीरिया लिविंग होता है। सर अगर बैक्टीरिया लिविंग है तो बैक्टीरिया में तो ना आरबीसी होती है ना आरबीसी का कोई काम होता है ना, तो उसको एनिमल में भी नहीं रख सकते, एनिमल में भी नहीं रख सकते। और सर ना ही बैक्टीरिया हर्ब, शर्ब और ट्री में आएगा, तो बैक्टीरिया को तो प्लेस ही नहीं किया। अब फादर ऑफ बायोलॉजी से सवाल पूछने का टाइम आ गया, चलो आ जाओ। एरिस्टोटल साहब, जय श्री कृष्णा, मैं ये पूछ रहा था कि बैक्टीरिया का क्या करना है, बैक्टीरिया को कहाँ रखना है? तो उन्होंने बोला मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मैं तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन दे सकता हूँ कि प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दूंगा, प्लांट को हर्ब, श्रब, ट्री में डिवाइड कर दूंगा, एनिमल को प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के बेसिस पे 2 तरह से डिवाइड कर दूंगा, इनेमा और एनीमिया। एनीमिया नहीं एनीमिया तो कमी हो जाती है आरबीसी की, इनेमा, एनीमा एक जैसा नाम है ना, हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, पर बैक्टीरिया का क्या? बैक्टीरिया भी तो लिविंग है, बैक्टीरिया कहता है भाई मैं भी जिंदा हूं, मेरे को भी तो देखो। और ऐसा नहीं एक तरह का बैक्टीरिया है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया। सर अलग अलग तरह के बैक्टीरिया? हाँ भाई बहुत तरह के हैं। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, है ना, हेलोफाइल, मेथेनोजोन, थर्मोएसिडोफाइल, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के कई तरह के ये बैक्टीरिया मैंने बोले। और सर ब्लू ग्रेन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, अरे हाँ यार, अरे और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। फिर वो सारे स्ट्राइक पे आ गए कि सर हमें भी तो रखो क्लासिफिकेशन में, हम भी तो लिविंग है। मैंने कहा बात तो सही है। तो मैंने एरिस्टोटल भाई साहब से बोला, मैंने कहा सर आपके बस की बात नहीं है, आपने बैक्टीरिया को कहीं रखा नहीं, तो हमें आगे जाना पड़ेगा, हमें अगला क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया परेशान है। बैक्टीरिया आया मेरे पास कि भाई मेरे को तो प्लेस ही नहीं किया। एक बात बताओ, ना तो मैं हर्ब हूँ, ना श्रब हूँ, ना ट्री हूँ, ना मेरे पास कोई आरबीसी से लेना देना है, तो एनिमल में भी नहीं आऊंगा। भाई मेरे को भी तो रखो, मैं भी तो लिविंग हूँ। तो बैक्टीरिया लिविंग है बट नॉट प्लेस्ड इन क्लासिफिकेशन, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेड, दैट्स वाई उनका क्लासिफिकेशन हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया को प्लेस ही नहीं किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट के पास चलते हैं, ये थ्योरी आपको लिखी हुई है, पढ़ लेना, सारी मैंने पढ़ा दी है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके कैरोलस लीनियस। सर ये नाम कहीं सुना सुना लगता है, कैरोलस लीनियस, अरे सुना था सर, मेंजीफेरा इंडिका। हाँ तो, अरे सर भूल गए क्या? कैरोलस लीनियस वही है जिसने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था, याद आया सर? पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा लियो, मेंजीफेरा इंडिका, जो 2 शब्दों के नाम है, जिसमें पहला शब्द बड़ा होना चाहिए, दूसरा शब्द छोटा होना चाहिए। अगर आप हाथों से लिख रहे हो तो इसको हैंड रिटन के लिए अंडरलाइन भी कर दो। और लास्ट में साइंटिस्ट का नाम था लिन, जो कि एब्रीविएटेड फॉर्म में था। ये सब मैंने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाया है। तो जिसको लग रहा है कि ये सब क्या है, तो प्लीज लिविंग वर्ल्ड देख लो, मजा आ जाएगा। क्लियर? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अगला साइंटिस्ट आया है जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। वो बोलता है कि मैं करता हूं क्लासिफाई। मैंने कहा चलो ठीक है सर, एरिस्टोटल साहब ने तो गलती करी, अब आपकी गलतियां भी पकड़ेंगे, पहले आप क्लासिफिकेशन करो।
कैरोलस लीनियस बोलते हैं कि देखो भैया, जितनी भी स्पीसीज अर्थ पे है मैं भी उन्हें दो किंगडम में डिवाइड करूंगा, एक प्लांट एक एनिमल। मैंने कहा ये तो उन्होंने भी किया था। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। चलो सुनाओ। उन्होंने किया था प्लांट को मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे, और एनिमल को उन्होंने किया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के बेसिस पे। मेरा ये बेसिस है ही नहीं। मैं तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर रहा हूं जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, कि किसमें सेल वॉल है किसमें सेल वॉल नहीं है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, जिसको कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्योंकि यहां पर जितनी भी स्पीसीज थी 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया दो किंगडम में, एक को बोल दिया प्लांटी, एक को बोल दिया एनिमिलिया। मैंने कहा ठीक है सर, आपने प्लांट और एनिमल में दो किंगडम में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। लीनियस साहब बोलते हैं हाँ जी मैंने ऐसे ही किया। तो कैरोलस लीनियस ने अगला क्लासिफिकेशन दिया था, और इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्यों बोलते हैं टू किंगडम? क्योंकि यहां पर कैरोलस लीनियस ने जितनी भी स्पीसीज थी उन्हें दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक किंगडम हो गया प्लांट का किंगडम, एक किंगडम हो गया एनिमल का किंगडम। तो जितनी भी स्पीसीज थी उनको दो किंगडम में डिवाइड कर दिया कैरोलस लीनियस ने, एक प्लांट का किंगडम एक एनिमल का किंगडम। और क्राइटेरिया क्या था, आधार क्या था, बेसिस क्या था? ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे प्लांट और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया। दैट्स व्हाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है। एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर आल्सो गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है। अब इन्होंने दो किंगडम में किया, एक किंगडम है प्लांटी, दूसरा किंगडम है एनिमिलिया। एक किंगडम है प्लांटी, दूसरा एनिमिलिया। पहला क्या है प्लांटी, दूसरा क्या है एनिमिलिया। तो इन्होंने बोला कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली। फिर उन्होंने बोला कि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सर कैसे सही है, प्रूफ करो। अरे देखो अपने आप को टच करो, सॉफ्ट हो ना? हाँ सर सॉफ्ट तो है। सर कठोर तो मेरी एक्स थी, बेटा जा चुकी है ना वो, अभी देख लेना इधर। हाँ सर स्किन तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट है ना? सॉफ्ट है मतलब आपके पास सेल वॉल नहीं है, आपकी सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं है। क्योंकि अगर सेल वॉल होती तो सेल वॉल हार्ड होती, थिक होती, रिजिड होती, आप भी फिर कठोर होते, पत्थर होते, पेड़ की तरह एकदम। जो पेड़ की बार्क होती है ना, वैसे आप भी स्ट्रोंग होते, मजबूत होते। तो एनिमल्स के ऊपर, जो भी एनिमल है, जितने भी एनिमल है, एनिमल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। एनिमल की जो भी सेल है उस सेल के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इन्होंने ये बात तो बिल्कुल सही बोली कि यहाँ पर प्लांट के ऊपर क्या होती है, सेल वॉल होती है। प्लांट की जो भी सेल है उसके सेल के ऊपर सेल वॉल होगी, और एनिमल की जो भी सेल है उसके सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होगी। इन्होंने बोला कि प्लांट में मैं रखना चाहूंगा बैक्टीरिया को, क्राइजोफाइट्स को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, डाइनोफ्लेजिलेट को, फंजाई को, एल्गी को, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा। अब आप मेरे को बोलोगे सर ये सब क्या है, तो मैं याद कराऊंगा ना, मैं किस लिए हूं भाई। चलो याद करो मेरे साथ। सबसे पहले बैक्टीरिया, हाँ सर बैक्टीरिया तो पता है, बैक्टीरिया कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है क्राइजोफाइट, कौन सा फाइट, क्राइजोफाइट्स, कौन सा फाइट्स, क्राइजोफाइट्स। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर आता है क्राइजोफाइट्स। ऐसा नहीं है कि सीरीज में याद रखना है, मैं बस याद करवा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर क्या रखा इन्होंने, बैक्टीरिया रखा, क्राइजोफाइट्स रखा। मेरे साथ बोलो, बैक्टीरिया, क्राइजोफाइट्स, बैक्टीरिया, क्राइजोफाइट्स। फिर इन्होंने रखा ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन सी एल्गी बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये फॉल्स एल्गी होती है बेटा। कैसी एल्गी होती है, फॉल्स एल्गी होती है, ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया रखा, फिर क्राइजोफाइट्स रखा, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी रखा, फिर आ गया डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो ये डीनो जेम्स होता है, एक सिंगर है, बहुत बढ़िया सिंगर है, मतलब उसके सॉन्ग्स सीधा इतने मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, रियल लाइफ सॉन्ग्स है उसके। तो डीनो मतलब ऐसे याद रख लो, डाइनो, वैसे सिंगर का नाम है डीनो। ठीक है। तो डाइनो फ्लैजिलेट्स, डाइनो फ्लैजिलेट्स।
फिर फंजाई तो आपको पता है, एल्गी आपको पता है ना, लास्ट लेक्चर में देखा था फंजाई एल्गी। फिर आता है ब्रायोफाइट। अब ये प्लांट्स है सारे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, देखो सब में पीछे फाइट फाइट है ना, तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। फिर आता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, कैसे बोलोगे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, तो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। फिर आता है लाइकेन जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिर आता है माइकोप्लाज्मा, कौन सा प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। जैसे जैसे आप बायोलॉजी क्लास 11th में आगे के चैप्टर्स की ओर बढ़ोगे और इसी चैप्टर में भी आपको ये सारे टर्म्स धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो इन्होंने जो प्लांट की तरफ क्लासिफिकेशन किया उनमें इन्होंने रखा बैक्टीरिया, क्राइजोफाइट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा, साथ ही साथ क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। क्या रखा, क्लोरेला, कौन सा रेला, क्लोरेला, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, कौन सा मोना, हाँ बेटा मोना तो याद रहेगी ना, क्लेमाइडोमोना, ठीक है मोनास कर देना उसे, क्लेमाइडोमोनास, क्लियर, ठीक है सर। एनिमल की तरफ इन्होंने रखा प्रोटोजोअन, क्या रखा, प्रोटोजोअन, पोरीफेरा, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, कोडेट्स, प्रोटोजोअन पोरीफेरा, पीपी, ऐसे हॉर्न बजाते पिप्पी है ना, प्रोटोजोअन पोरीफेरा। फिर क्या रखा इन्होंने, एनिलिड आर्थ्रोपोडा, देखो पहले पी पी प्रोटोजोअन पोरीफेरा, ए एनिलिड आर्थ्रोपोडा और सी कोडेट्स। उसके बाद यहां पर लिखा है अमीबा पेरामीशियम, ये भी इन्होंने एनिमल में रखा। मैंने कहा ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी, आपने प्लांट में अलग रख दिया और एनिमल में अलग रख दिया, अच्छी बात है, आपने जितनी भी स्पीसीज थी सबको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया। अब इनकी गलतियां निकालते, गलती पकड़ते हैं कि गलती तो करी होगी, है ना, चाहे ये कैरोलस लीनियस है, चाहे ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, चाहे ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, चाहे ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया था, फिर भी इनको देखते हैं एक बार। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक देखने से पहले, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस देखने से पहले आपको समझना जरूरी है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, लाइकेन, एल्गी, फंजाई, सेलुलर लेवल आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले एक तरफ लिखता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ मैं लिखता हूँ यूकैरियोटिक सेल। तो अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये सेल होती है बैक्टीरिया की, किसकी सेल होती है, बैक्टीरिया की। और अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन, हम लोग, हमारी जितनी भी सेल है वो सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल से, क्लियर। अब प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह की सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल इस तरह की सेल होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहां पर एक अच्छा न्यूक्लियस, एक ट्रू न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। और वहीं अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, हमारी सेल की, तो हमारी सेल में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, हमारी सेल में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर एकदम ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारी सेल है और हमारी सेल के बीचों बीच एकदम ट्रू न्यूक्लियस, टीएन मतलब ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। अगर मैं पूरी सेल का ब्रेन पूछूं तो उसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स क्यों कहते हैं, अगर मैं बोलूं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब क्या है, तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्लियर। और यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स की सेल में कई तरह के सेलुलर ऑर्गेनल होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं कई तरह के सेलुलर ऑर्गेनल, जैसे कि राइबोसोम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है सेल डिवीजन में काम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी बनाता है, सेंट्रियोल सेल को डिवाइड करता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है। तो जब आप यूकैरियोट की सेल देखोगे तो वहां पर तरह तरह के सेल ऑर्गेनल होते हैं, और ये सारे सेल ऑर्गेनल मोस्टली सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड। तो जो मोस्टली सेलुलर ऑर्गेनल होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनल है,
ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है, मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनल है, इसके ऊपर ये क्या है, मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो मोस्टली, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोस्टली, ज्यादातर जो भी सेलुलर ऑर्गेनल आपके यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। सर मोस्टली क्यों बोल रहे हो, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती? हाँ यार, राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। क्लियर? पर अगर बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर तो ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं होता, यहां पर जितने भी ऑर्गेनल होते हैं वो सारे ऑर्गेनल के ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। और एक बात और, ज्यादातर बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होती है, पर यूकैरियोटिक में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। हमारे ऊपर का है, एनिमल्स के ऊपर का है सेल वॉल, नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये सारी बातें ध्यान रहेगी, याद रहेगी। पर ऐसे कुछ यूकैरियोट्स होते हैं जैसे प्लांट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर सेल वॉल है। ठीक है, तो मेन बेसिस क्या है, मेन क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के? हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये देखो ये प्रोकैरियोट है, ये देखो ये यूकैरियोट है? तो मेन बेसिस, मेन क्राइटेरिया एक ही है, ट्रू न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस। अगर किसी में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो यूकैरियोटिक सेल है, अगर किसी में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर किसी के अंदर पूरी तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट है तो वो प्रोकैरियोट है, अगर ज्यादातर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो वो यूकैरियोट है। खत्म। क्या ये याद रहेगा आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लाइकेन, किस किस को याद है लाइकेन? मैंने आपको बोला था कि लाइकेन एक तरह का जोड़ा होता है, जैसे कपल्स होते हैं वैसे ये भी कपल है। हाँ बेटा देख लो, देख ही सकते हो। देखो बेटा, एक तरफ तो होता है एल्गी और एक कपल होता है यहाँ पर फंजाई, मतलब ये दोनों मिलके कपल है, एल्गी और फंजाई। तो अगर एल्गी और फंजाई साथ में रहते हैं तो उसे बोलते हैं लाइकेन। सो लाइकेन इज अ एसोसिएशन। क्या होता है लाइकेन? एक तरह का एसोसिएशन होता है, जोड़ा होता है। किसका एसोसिएशन होता है? एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन लाइकेन होता है। ये दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। एल्गी बोलती है देख भाई मुझे खाना बनाना आता है, मैं खाना बना दूंगी। तो एल्गी क्या करती है, यहाँ पर खाना बनाती है, फूड प्रिपेयर करती है। और जो भी फूड को प्रिपेयर कर रहा है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। पंजाई कहता है अच्छी बात है आपको खाना बनाना आता है, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है। पंजाई कहता है कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपके लिए वाटर ले आऊंगा, मैं आपके लिए मिनरल ले आऊंगा, मैं आपको रहने की जगह दे दूंगा, शेल्टर दे दूंगा। तो फंजाई क्या प्रोवाइड करता है? फंजाई प्रोवाइड करता है वाटर, मिनरल और शेल्टर। ये सब फंजाई देता है। और एल्गी क्या करती है? एल्गी फूड प्रिपेयर करती है, ऑटोट्रॉफ है। तो एल्गी फूड प्रिपेयर करती है, ऑटोट्रॉफ है। फंजाई खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरों पे डिपेंड रहता है। तो फंजाई क्या हो गया? हेटरोट्रॉफ। फंजाई क्या हो गया? हेटरोट्रॉफ। हम भी क्या है? हम भी हेटरोट्रॉफ है। एनिमल्स भी क्या है? एनिमल्स भी हेटरोट्रॉफ है, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और प्लांट की बात करूं तो प्लांट तो खुद का खाना खुद बनाते हैं ना, सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं। जैसे लेट्स सपोज प्लांट हूं मैं, है ना, ऐसे खड़ा हो गया, ब्रांचेस वांचेस है मेरी बढ़िया। तो प्लांट क्या कर रहे हैं? सनलाइट को यूज करके खाना बना रहे हैं, तो प्लांट हो गए ऑटोट्रॉफ। और एनिमल्स क्या कर रहे हैं? दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो एनिमल्स क्या हो गए? हेटरोट्रॉफ। क्लियर? चलिए, तो एल्गी जो है ऑटोट्रॉफ हो गई, फंजाई जो है हेटरोट्रॉफ हो गई। और इन दोनों को साथ में रख दिया तो लाइकेन बोल दिया। लाइकेन इज एसोसिएशन, और वी कैन से सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं ना, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, इसको कहते हैं लाइकेन। क्या प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस क्लियर है? क्या लाइकेन आपको क्लियर है? साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि सेल से टिश्यू बनता है। क्या बनता है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये सारी बातें अभी आपको काम आएगी। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जहां पर एल्गी जो है ऑटोट्रॉफ है, फंजाई जो है हेटरोट्रॉफ है। और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्लियर? चले आगे। चलिए, अब यहां पर आप देखिए प्लांट और एनिमल, दो तरह के किंगडम इन्होंने बताए। इनका नाम है कैरोलस लीनियस। मुझे एक बात बताइए, स्पीसीज कितनी थी? सर स्पीसीज थी 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज। मतलब सर 17-18 लाख स्पीसीज अभी तक डिस्कवर हुई है। ठीक है सर, एक बात बताइए, इनका क्राइटेरिया क्या था? अरे भूल गए, इनका क्राइटेरिया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। आप देख सकते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था।
सर एक बात बताओ, आपको अजीब नहीं लग रहा? क्या अजीब? अरे सर सुनो तो सही। इतनी सारी स्पीसीज थी, 17 से 18 लाख स्पीसीज। उनको सिर्फ एक आधार पर क्लासिफाई कर देना, मतलब उनका एक फीचर देख के, एक बेसिस देख के, कैरेक्टरिस्टिक देख के उनको जज कर लेना, ये तो सर बहुत मुश्किल वाली बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो 10-15 स्पीसीज क्लासिफाई करनी तो कर देते, एक बेसिस पे भी कर देते, एक क्राइटेरिया पे भी कर देते, पर 17 से 18 लाख स्पीसीज को क्लासिफाई करने के लिए क्या सिर्फ एक क्राइटेरिया होना काफी है? क्या सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे कर पाएंगे? चलो देखते हैं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आ जाओ। ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोट। ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी एक तरह की फॉल्स एल्गी होती है। और अगर मैं बोलूं कि ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये बैक्टीरिया ही है। क्या है ये? बैक्टीरिया। इसका असल नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। लगता है सर पागल हो गए, एल्गी को बैक्टीरिया बता रहे हैं। अरे भाई मैं पागल नहीं हुआ हूँ। ये जो बैक्टीरिया है ना, जैसे मानो ये साइनोबैक्टीरिया है। कौन है ये? साइनोबैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया एल्गी की तरह दिखता था, इसलिए इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी रख दिया। पर एक्चुअल में ये बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। ये सिर्फ दिखता है एल्गी की तरह था, इसलिए इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी रख दिया। पर ये बैक्टीरिया है, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, और ये भी प्रोकैरियोट है। ठीक है सर, आप पागल नहीं हुए, आप समझदार हो सर। चलो बढ़िया बात है। बैक्टीरिया हो गया प्रोकैरियोट, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया प्रोकैरियोट। अभी लास्ट में माइकोप्लाज्मा दिख रहा है। हाँ सर, माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है सर, माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया है, मतलब माइकोप्लाज्मा भी क्या हो गया? प्रोकैरियोट। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इज प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट, माइकोप्लाज्मा ये भी बैक्टीरिया है, ये भी प्रोकैरियोट है। और साथ में ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब तो यूकैरियोट्स है भाई। तो इन्होंने क्या गलती करी पता है? इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को ही साथ में रख दिया। कैसी बातें कर रहे हो सर, साथ हो ही नहीं सकते। अरे भैया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिस पे तो हम अलग अलग करते हैं। इन्होंने क्या करा? इन्होंने प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया, जो कि एक सबसे बड़ी गलती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ड्रॉबैक्स में, लिमिटेशन में, कि ही प्लेस प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इन ए सेम किंगडम। एक ही किंगडम में इन्होंने प्रोकैरियोट भी रख दिया और यूकैरियोट भी रख दिया। और वो किंगडम कौन सा है? प्लांटी। तो प्लांटी में इन्होंने प्रोकैरियोट्स को भी रख दिया, यूकैरियोट्स को भी रख दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है सर, एक गलती तो मिली, बहुत बड़ी गलती थी सर ये। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन साथ में रखता है? अब यहाँ पर देखो, क्या एल्गी खुद का खाना खुद बनाता था? सर एक बार देख लेते हैं। एल्गी ऑब्वियसली खुद का खाना खुद ही बनाता होगा, आपने बताया था। एल्गी जो है फूड प्रिपेयर करता है, ऑटोट्रॉफ होता है, खुद का खाना खुद बनाता है। फंजाई हेटरोट्रॉफ होता है, खुद का खाना खुद नहीं बनाता। ठीक है सर, तो मतलब एल्गी जो है खुद का खाना खुद बनाता है, फूड बनाता है, ऑटोट्रॉफ है। और फंजाई हेटरोट्रॉफ है। तो क्या ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ को साथ में रखना चाहिए? अरे नहीं सर, अलग अलग रखना चाहिए। जो खाना बना रहे हैं उनको अलग, जो खाना नहीं बनाते दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उनको अलग रखना चाहिए। पर इन्होंने फिर साथ रख दिया। तो इन्होंने वापस प्लांट किंगडम में क्या गलती कर दी कि ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ को साथ रख दिया, एक ही किंगडम में रख दिया। ये इनकी एक और गलती पकड़ा गई। सर प्रोकैरियोट यूकैरियोट साथ में रख दिए, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ साथ में रख दिए, है ना? अब अगला देखो, क्या बैक्टीरिया मल्टीसेलुलर है? अरे नहीं सर, ज्यादातर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ही होते हैं, है ना? तो ये यूनिसेलुलर है। और आपका ये जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, ये सब कैसे मल्टी सेलुलर्स हैं। तो इन्होंने क्या करा? यूनिसेलुलर को, जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, क्राइसोफाइट्स यूनिसेलुलर है, बीजीए यूनिसेलुलर है, माइक्रोप्लाज्मा विच इज ऑल्सो ए बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरियाज थे, ये जो प्रोकैरियोट्स थे, ये जो यूनिसेलुलर है, इन्होंने यूनिसेलुलर को, यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल वाले को, मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया, जो कि मल्टीपल सेल्स रखते हैं। तो यहां पर इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को अगेन प्लांट किंगडम में प्लेस कर दिया। सर कितनी गलती है? प्रोकैरियोट यूकैरियोट को साथ रख दिया, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ को साथ रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ रख दिया। गजब कर दिया इन्होंने यार। हाँ यार, अब क्या कर सकते हैं। आगे देखो, आगे क्या लिखा है। जब यहां पर एल्गी रखा था, फंजाई रखा था, तो फिर अलग से लाइकेन रखने की क्या जरूरत थी? अरे लाइकेन तो वही होता है ना, एल्गी फंजाई जोड़ दो तो जब एल्गी और फंजाई को अलग अलग जगह दे दी कि भाई एल्गी भी रख दिया, फंजाई भी रख दिया, तो फिर लाइकेन रखने की क्या जरूरत थी? लाइकेन होता क्या है? एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन, है ना? अब मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ में रहते हैं। मैं एल्गी हूं, ठीक है? मैं कौन हूं? एल्गी। और ये मेरा दोस्त है फंजाई। एल्गी को भी जगह मिल गई क्लासिफिकेशन में, फंजाई को भी जगह मिल गई क्लासिफिकेशन में। अब हम दोनों साथ रहेंगे तो हमें अलग से जगह थोड़ी ना मिलेगी। हम भी एक ही स्पीसीज है अभी भी। अगर अलग हो गए तो वापस में एल्गी, वो फंजाई।
तो इन्होंने ये गलती कर दी कि फंजाई एल्गी को जगह दे दी, तो फिर लाइकेन की जगह की क्या जरूरत है। और सबसे मेन बात देखो, प्लांट में सेल वॉल होती है ना। अब यहां पर इन्होंने क्या करा, माइकोप्लाज्मा को रख दिया, और माइकोप्लाज्मा तो ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सेल वॉल ही नहीं होती। तुम अपनी बात पे नहीं हो। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, और तुम कह रहे हो कि सेल वॉल प्रेजेंट है इसलिए रखा। तो माइकोप्लाज्मा को कैसे प्लेस कर दिया। तो प्लांटी में इतनी गलतियां निकल गई। आप देखो, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा, इतनी गलती निकल गई। इनका ये वाला क्राइटेरिया बहुत सही था एनिमल की, हाँ भैया एनिमल वो होते हैं जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इस बात से मुझे कोई दुख नहीं है ज्यादा, ठीक है। पर इन्होंने प्लांट में बहुत गलतियां करी। तो एक बात बताओ, क्या ये सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सर, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इतनी गलतियां सर, है ना। अब आगे चलेंगे, क्योंकि ये सिस्टम तो हो गया इनएडिक्वेट, हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमारे लिए प्रॉपर नहीं है, इनएडिक्वेट हो गया। चलिए सर आगे चलते हैं। एक बात और, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, एल्गी बोला था, एल्गी फूड प्रिपेयर करता है। एल्गी भी अलग अलग तरीके से होती है। कुछ एल्गी होती है यूनिसेलुलर, कुछ एल्गी होती है मल्टी सेलुलर, कुछ एल्गी तो यूनिसेलुलर होती है, कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर होती है, बड़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एल्गी का एग्जाम्पल है, तो वो यूनिसेलुलर एल्गी है। कैसे एल्गी है? यूनिसेलुलर। वहीं अगर बात करूँ स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा इज ऑल्सो एल्गी, वो मल्टी सेलुलर होती है। तो इन्होंने वापस यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को साथ रख दिया। समझ में आया? तो एल्गी, कुछ एल्गी तो यूनिसेलुलर है, कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर है, तो साथ में किसे रख दिया? ये दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन था ये इनएडिक्वेट था। फिर अब टू किंगडम था ये, तो मतलब कि यहाँ पर क्या था, प्लांट था, एनिमल था, है ना। फिर आया थ्री किंगडम, फिर आया थ्री किंगडम, इसको दिया था अर्नस्ट हैकल ने। फिर आया फोर किंगडम, इसको दिया था हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने। फिर आया फाइव किंगडम, जो कि आपके एनसीईआरटी में है। आपको इतना याद रखना है, टू किंगडम एडिक्वेट नहीं था। माना कि टू किंगडम दिया था कैरोलस लिनियस साहब ने, उन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया था, पर उनकी बहुत गलतियां थी, इसलिए फिर थ्री किंगडम आया, जो भी सफिशिएंट नहीं रहा। बस इतना याद रखना है, थ्री किंगडम दिया था अर्नस्ट हैकल ने, फोर किंगडम दिया था हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने, और फाइव किंगडम दिया था, जो कि बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है नीट में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटेकर ने। किसने दिया था? आर एच विटेकर ने। और ये दिया था 1969, याद हो जाएगा ना बच्चों आराम से, 1969। तो आर एच विटेकर, रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन द ईयर 1969। सर अभी तक तो दो किंगडम चल रहा था, पहले दो किंगडम में था प्लांट और एनिमल। फिर तीन किंगडम आया, इसमें भी प्लांट था और इसमें भी एनिमल था। फिर चार किंगडम आया, इसमें भी प्लांट था, इसमें भी एनिमल था। फिर पांच किंगडम आया, इसमें भी प्लांट है, इसमें भी एनिमल है। ऐसा क्यों सर? मतलब कि ये जो प्लांट एनिमल है, प्लांट एनिमल है, ये चलते क्यों आ रहे हैं? अरे सीधी सी बात है, आप एक तरफ खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, है ना, अमेजोन रेवन फॉरेस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, बाहर जाओ, आप क्या देखोगे? एक तरफ पेड़ पौधों देखोगे, हरियाली देखोगे, अलग अलग तरह के पेड़ है, अलग अलग तरह के पौधे हैं। एक तरफ आप डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स देखोगे। तो एक तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है, एक तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है। तो फिर आपको ज्यादातर देखने को क्या मिल रहा है? प्लांट और एनिमल। तो इसको तो क्लासिफाई करना पड़ेगा, ये तो हमारा आधार होना ही चाहिए, है ना, ये तो हमारा किंगडम होना ही चाहिए। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? रॉबर्ट एच विटेकर इन द ईयर 1969। और मैंने लिखा भी है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। चाहे टू किंगडम हो, चाहे थ्री किंगडम हो, चाहे फोर किंगडम हो, चाहे फाइव किंगडम हो, एनसीईआरटी लिखती है कि प्लांट और एनिमल किंगडम कांस्टेंट ही रहेंगे। और एनसीईआरटी एक बात और लिखती है कि भाई एक बात बताओ कि क्या इतनी सारी स्पीसीज को तुम क्लासिफाई कर रहे हो, तो सिर्फ एक क्राइटेरिया, एक बेसिस पे कर सकते हो क्या, कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल? अरे सर नहीं कर सकते, देखो कितनी गलती निकली। तो फिर एनसीईआरटी कहती है कि जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन आया था ना, जो आर एच विटेकर भाई साहब ने दिया था 1969 में, उन्होंने बहुत तरीके यूज करे। क्या क्या तरीके यूज करे, चलो देखते हैं। इन्होंने यूज किया, सबसे पहले तो इनसे मिलो, ये है आर एच विटेकर। 1969 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, है ना, बहुत ही अच्छा ईयर है, हमें याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो आर एच विटेकर 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने पांच किंगडम कौन कौन से रखे, पहले वो देख लो। इन्होंने पांच किंगडम रखे, मोनेरा, मेरे साथ बोलो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, पंजाई, पंजाई, प्लांटी एनिमिलिया। ये तो आपको पता ही है, प्लांटी एनिमिलिया।
तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये इनके 5 किंगडम है। इनमें ये सारे 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। इनके बेसिस क्या है, इनके क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन के, तो इनका बेसिस है सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या करा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग कर दिया। अरे सर वाह, जो पहले 2 किंगडम में दिक्कत आ रही थी कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट साथ में रख दिया, इन्होंने उस पर काम किया और प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग कर दिया। क्या बात है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी अलग कर दिया। क्या बात है सर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन्होंने ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ को भी अलग कर दिया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। इन्होंने तो सारी कमी दूर कर दी। प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग कर दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग कर दिया, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ को अलग कर दिया, है ना। फिर इनका अगला क्राइटेरिया था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बड़े अच्छे आदमी थे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे लिए भी सोचा इन्होंने, है ना। फिर अगला था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हाँ सर, रिलेशनशिप तो याद रहेगा, फाइलोजेनेटिक का मतलब समझा दो। ठीक है, फाइलोजेनेटिक का मतलब समझाता हूँ। मैं किससे बना हूँ, चिंपैंजी से बनाऊँ। आप भी किससे बनो, चिंपैंजी से, है ना। हम सब किससे बने, चिंपैंजी से। हमारे जो अर्ली मैन थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनसे डेवलप होते 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 हम बने। शुरू में हम सब पता है क्या थे, शुरू में हम सब थे प्रोटीन, अमीनो एसिड, फिर मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर पता नहीं क्या क्या बने हम, कितनी स्टेजेस निकली, कितनी करोड़ों साल लगे, जब जाके आज हम मॉडर्न ह्यूमन आपके सामने खड़े हैं, है ना। कितने रेप्टाइल्स मर गए, डायनासोर मर गए, मीटेरोइड टकरा गए, डायनासोर मर गए, आपस में लड़ गए, डायनासोर मर गए, वॉल्केनो फट गए, डायनासोर मर गए, लैंडस्केप लैंडस्लाइड हो गया, डायनासोर मर गए। तो भाई कितने ही रेप्टाइल्स आए गए, कितने ही लोग आए गए, फिर बने मेमल्स, और मेमल्स में आज हम बने। तो ये कहानी जो है, ये जो इवोल्यूशन की कहानी है, मुझे उससे ये पता लग रहा है ना कि मैं बना किससे हूं, मैं आया कहां से हूं। तो ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मुझे पता लग रही है कि मैं आया कहां से हूं। वैसे ही साइंटिस्ट ने बोला कि भाई आप उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करो कि ये एनिमल आया तो कैसे आया, कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, ये प्लांट जो डेवलप हुआ ये कैसे 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 डेवलप हुआ। तो ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने बात करी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में भी इन्होंने बात करी। तो इनके क्राइटेरिया क्या कहते हैं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 क्राइटेरिया इन्होंने लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। देखो किंगडम कौन सा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और कितने क्राइटेरिया पे काम किया, 5 ही क्राइटेरिया पे काम किया। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब एक बात और, मोनेरा में हमेशा रहते हैं प्रोकैरियोट। कौन रहते हैं मोनेरा में, हमेशा रहते हैं मोनेरा में प्रोकैरियोट। सर प्रोकैरियोट तो बैक्टीरिया थे ना, तो मैं ये कह सकता हूँ मोनेरा में बैक्टीरिया रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, मोनेरा में क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। मोनेरा में क्या रहते हैं, प्रोकैरियोट रहते हैं। तो ये होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। क्या बोलोगे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब ध्यान से सुनते जाओ, एनसीईआरटी का टेबल है, बहुत अच्छे से देखना है। देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है, ये 5 किंगडम है जो कि आर एच विटेकर ने दिया था 1969 में। उसके बाद यहाँ पर सारे बेसिस दे रखे हैं आपको। सबसे पहला अगर मैं बात करूं सेल टाइप की, तो आपको पता है कि मोनेरा में कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कलर चेंज करने की सख्त जरूरत हो गई, हाँ अभी ठीक है। मोनेरा में कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो मोनेरा में अगर बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों, प्रोकैरियोट। तो मोनेरा की जो भी सेल होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोट। तो ऐसे याद रख लो, मोनेरा में होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट, ठीक है। तो मोनेरा वाले प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोट। मोनेरा वाले प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोट। तो मोनेरा हो गया प्रोकैरियोटिक, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सारे यूकैरियोट। तो मोनेरा प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोट। क्योंकि प्रोकैरियोट वो होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, ये सारी बातें मैंने आपको बताई दी। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक बात बताइए, जो प्रोकैरियोट था, प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट की सेल जब आप देखोगे तो उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था ना, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
जब ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्या? नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसको बचाने के लिए मेम्ब्रेन भी कहां से होगी? तो मोनेरा जिसमें होते हैं बैक्टीरिया जो कि होते हैं प्रोकैरियोट, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जब उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं होता तो उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कैसी होती है? एब्सेंट होती है। तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो मोनेरा में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बाकी सब में प्रेजेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। ठीक है, तो मोनेरा प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोट। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। अब जो मोनेरा होता है, जो कि प्रोकैरियोट होता है, जो कि बैक्टीरिया होता है, उसकी सेल वॉल पता है कैसी होती है? उसकी सेल वॉल होती है नॉन सेलुलोजिक। कैसी सेल वॉल होती है? नॉन सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोजिक का मतलब होता है कि यहां पर जो भी सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज नहीं है। नॉन सेलुलोजिक, नाम से पता लग रहा, नॉन सेलुलोजिक। इसकी सेल जो बनी होती है बैक्टीरिया की, मोनेरा की, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। और पेप्टाइड, ये पता है पेप्टाइड बॉन्ड मिलता कहां पर है? एक तरह का बॉन्ड होता है पेप्टाइड, और ये एक तरह का बॉन्ड मिलता कहां पर है? जब आपकी बॉडी में जो अमीनो एसिड होते हैं वो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं ना, तो वो अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से ही जुड़ते हैं। मैं वापस बोल देता हूं, मोनेरा में प्रोकैरियोट जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और मोनेरा के जो बैक्टीरिया होते हैं जिसके ऊपर सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब कि सेलुलोज की तो नहीं बनती, उसकी सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब ये पेप्टाइडो में जो वर्ड है पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड है, क्या है? बॉन्ड। और ये बॉन्ड मिलेगा कहाँ? दो अमीनो एसिड के बीच में। कहाँ पे मिलेगा? दो अमीनो एसिड के बीच में मिलेगा। और ये ग्लाइकेन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्या होता है ग्लाइकेन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड दोनों आ गए इसमें। क्लियर? आगे देखो, प्रोटिस्टा की बात करें तो किसी किसी में सेल वॉल होती है, प्रेजेंट इन सम, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल होती है, तो कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल होती है जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर बात करें फंजाई की, तो फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन। किसकी? काइटिन। तो मैं बोलूं फंजाई की सेल वॉल, आपको बोलना है काइटिन। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है? काइटिन से बनी है। प्लांट में जो सेल वॉल होती है, सबको पता है कि प्लांट की सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, एनिमल में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट की सेलुलोज की बनी है, फंजाई की काइटिन से बनी है, प्रोटिस्टा में किसी किसी में होती है जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स, और मोनेरा की पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। क्या ये सारी बातें क्लियर है? नेक्स्ट, यहां पर ये तो बेचारे प्रोकैरियोट है, तो ये कैसे हो जाएंगे? सेलुलर, मतलब कि यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल वाले। प्रोटिस्टा भी कैसे हो गए? यूनिसेलुलर। तो मोनेरा, मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा भी क्या है? यूनिसेलुलर। पर मोनेरा जो है प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोट है। तो मैं ये बोल सकता हूं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अब सेल से क्या बनता है? सेल से टिश्यू बनता है। तो यहां पर ये लूज टिश्यू के बने हैं। किसके बने हैं? लूज टिश्यू के, मतलब कि मल्टी सेलुलर, क्योंकि बहुत सारे सेल मिल गए तभी टिश्यू बनाते हुए, तो ये लूज लूज टिश्यू के बने हैं। उसके बाद टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। तो आप देख सकते हैं ऑर्गन आ गए, स्टेम, रूट, लीफ, ये सब प्लांटी में आ गए, ऑर्गन बनने लग गए। फिर एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम बनने लग गए, जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग अलग तरह के सिस्टम हो गए। तो ऑर्गन सिस्टम एनिमल में आ गए। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया। चलिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हमें क्लियर है। नेक्स्ट आपको दे रखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया खुद का खाना खुद बना लेते हैं। हाँ जी, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब कि खुद का खाना खुद बना लेते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि साइनोबैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफ में अगर मैं बात करूं तो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये जो है ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं। पर ज्यादातर बैक्टीरिया तो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ। और मेरी इस बात को गौर करना, ये नीट का क्वेश्चन भी है कि मोस्टली बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ, मतलब कि जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। हेट्रोट्रॉफ में भी दो कंडीशन आ गई अब, एक हो गई सेप्रोफिटिक, एक हो गई पैरासिटिक। अब इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, कोई सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर। अगर यहाँ पे बैक्टीरिया आया और इस ऑर्गेनिक मैटर को खा गया, इसको खा गया ऑर्गेनिक मैटर को, कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर था, तो उसको बोलेंगे सेप्रोफिटिक। क्या बोलेंगे? सेप्रोफिटिक। अच्छा, ये जो सेप्रोफिटिक है और ये जो पैरासिटिक है, ये किसके अंदर आते हैं?
हेटरोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं, मतलब कि जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफ हो गए, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। पर कुछ हेटरोट्रॉफ हो गए जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। दूसरों पे डिपेंड रहने का मतलब एक तो हो गया सेप्रोफिटिक, जैसे मान लीजिए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर था, इस पे आके डिपेंड हो गए, तो एक तो हो गया सेप्रोफिटिक। एक होते हैं पैरासिटिक। क्या होते हैं? पैरासिटिक। हमेशा ध्यान रखना, पैरासाइट वो होते हैं जो कि सामने वाले को कमजोर करके खुद ग्रो करे। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर कोई टैपवॉर्म आ गया। क्या आ गया? टैपवॉर्म। इस तरह से होता है, छोटा सा टैपवॉर्म आ गया। अब वो टैपवॉर्म जब मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगा ना, मेरा लीवर भी खराब हो सकता है, मेरा ब्रेन भी खराब हो सकता है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो सकता है। एक छोटा सा टैपवॉर्म जब मेरी बॉडी में आ जाए, मैं कौन हूं? मैं हूं होस्ट। मैं हूं होस्ट। देखो कितनी अच्छी स्माइल है मेरी, है ना? मैं हूं होस्ट। जब मेरे अंदर, होस्ट के अंदर एक छोटा सा टेपवॉर्म आ जाए, तो वो टेपवॉर्म क्या करेगा? मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देगा, मेरे ब्रेन को भी खराब कर सकता है, मेरे लीवर को भी खराब कर सकता है। सोचो। तो जब वो टेपवॉर्म मुझे नुकसान पहुंचा रहा है ना, और खुद ग्रो कर रहा है, टेपवॉर्म मेरे अंदर आ गया, मुझे तो नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे तो कमजोर कर रहा है, और खुद ग्रो कर रहा है। तो टेपवॉर्म जब खुद ग्रो करे और होस्ट को, सामने वाले को नुकसान पहुंचाए, तो उसे कहते हैं पैरासाइट। ऐसे स्पीसीज को कहते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट का मतलब क्लियर हो गया। तो कुछ बैक्टीरिया पैरासिटिक होते हैं, मतलब होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, सामने वाले पे डिपेंड रहते हैं, सामने वाले को कमजोर करते हैं और खुद ग्रो करते हैं। तो पैरासिटिक का मतलब हो गया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद तो ग्रो करे और सामने वाले होस्ट को कमजोर करे। क्लियर? चलिए, प्रोटिस्टा की बात करें, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। फंजाई की बात करें, हेटरोट्रॉफ ही होती है। मैंने आपको बोला ना कि फंजाई खुद का खाना खुद नहीं बना सकती, फंजाई हेटरोट्रॉफ होती है, बोला था। तो फंजाई भी दो तरह से, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करे, और पैरासिटिक का मतलब जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, होस्ट पे डिपेंड हो। यहाँ पे टेपवॉर्म वाला एग्जाम्पल दे रखा है, होस्ट अफेक्टेड। ठीक है। फिर उसके बाद प्लांट की बात करें, अरे भैया प्लांट तो खुद का खाना खुद ही बनाएगा ना, प्लांट तो ऑटोट्रॉफ होता है। अब जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट खड़ा हो गया भाई, सनलाइट ले रहा है मस्त, प्लांट में क्लोरोफिल है मस्त, सनलाइट आ रही बढ़िया, तो फोटोसिंथेसिस करेगा ना। फिर बात करें एनिमल की, एनिमल होते हैं हेटरोट्रॉफ। क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ। अब एनिमल किसी का खून नहीं पीते हैं, है ना, किसी के ऊपर लग के खून नहीं पीते, तो एनिमल पैरासिटिक कभी भी नहीं होंगे। एनिमल पैरासिटिक नहीं होंगे। एनिमल में दो तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा, एक तो सेप्रोफिटिक। सर सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करना। ऐसे कौन सा एनिमल है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं? अर्थवॉर्म याद है? हाँ, वल्चर। हाँ, तो अर्थवॉर्म और वल्चर, अर्थवॉर्म और वल्चर, सेप्रोफिटिक। फिर होलोजोइक होता है, मेनली क्या होते हैं? होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मेरी मम्मी ने बुलाया, है ना, मम्मी खाना रखती बेचारी, अभी तो, अभी कोई है नहीं थाना थालो वाली। तो मेरी मम्मी ने बुलाया, खाना रख दिया, अब मैं खाना खा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट इंजेस्ट, सबसे पहले मैं खाने को निकलूंगा। फर्स्ट ingest then digest, फर्स्ट ingest then digest। तो सबसे पहले मैं खाऊंगा फिर पचाऊंगा, फर्स्ट ingest then digest, और इसे बोलेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या ये सारा क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, क्लियर हो गया। अब एक बात और ध्यान से सुनो कि ये जो प्रोटिस्टा आपको दिख रहा है, इस प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया अमीबा, पेरामीशियम, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। फिर ये सब कहीं सुने सुने लग रहे हैं, याद करवा के लाता हूँ अभी, चलो। अमीबा, पेरामीशियम, देखो देखो देखो, मैं आपको दिखा के लाता हूँ। देखो, अमीबा, पेरामीशियम, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। पहले क्या हुआ था कि पहले अमीबा और पेरामीशियम को रखा गया था एनिमल में, और प्लांट में रखा गया था क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को। अब इन दोनों को भी उठा लिया, इन दोनों को भी उठा लिया। पहले तो अलग अलग रख दिया था। अब अमीबा, पेरामीशियम, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पेरामीशियम, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, इन सभी को उठा के रख दिया गया प्रोटिस्टा में। कहाँ पे रख दिया गया? प्रोटिस्टा में। ये देखो एरो कर रखा है, अमीबा, पेरामीशियम, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, इन सबको प्रोटिस्टा में रख दिया गया, क्योंकि ये सारे यूकैरियोट्स होते हैं, ये सारे यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है, तो इनको भी रख दिया गया कहाँ पर? प्रोटिस्टा में। क्लियर? तो एनसीईआरटी लिखती है कि पहले तो इन्हें अलग अलग रखा था, पहले के क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनको प्लांट में और एनिमल में रखा था। तो आपको याद रखना, प्लांट में किसको रखा था और एनिमल में किसको रखा था। पर अभी सबको कहाँ रख दिया? प्रोटिस्टा में। और किस आधार पर रखा कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। क्लियर? चलिए, फिर नेक्स्ट आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। अरे सर बस करो ना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वो हमारे लीनियस भाई साहब,
उससे पहले अरिस्टोटल आए थे हैं, वो तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देगा इसलिए ठीक है। फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम आर्यच विटिकन 1969, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब ये 6 किंगडम, हाँ छोटा सा है देख लो ना। ठीक है सर बताओ, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया था कार्ल वूज ने। किसने दिया था? कार्ल वूज ने। ये है कार्ल वूज, मिल लो इनसे। डरा रहे हैं क्या आपको? अरे डराओ मत भाई, ऐसे बच्चे हैं तो। कार्ल वूज ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल वूज ने दिया था। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वूज। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल्सो नोन एज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय कार्ल वूज। ठीक है। अब इन्होंने 6 किंगडम कैसे कर दिए? पहले क्या था? 5 किंगडम में क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। 5 किंगडम में ये था। अभी इन्होंने क्या करा पता है? मोनेरा को तोड़ दिया। मोनेरा को तोड़ के 2 तरह का तोड़ दिया इन्होंने। एक तरफ रख दिया इन्होंने आर्की बैक्टीरिया, एक तरफ रख दिया इन्होंने यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। अब दिक्कत क्या हुई पता है? ये अलग इसलिए करा क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में बहुत सेल वॉल अलग होती है भाई। आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बोला कि मैं सिर्फ मोनेरा को तोड़ के 2 अलग किंगडम बनाना चाहूंगा। एक है आर्की बैक्टीरिया का, एक है यू बैक्टीरिया का। बाकी सब सही है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इस तरह से हुए। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो इन्होंने मोनेरा को तोड़ दिया क्योंकि मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, तो इन्होंने 2 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया की कैटेगरी में तोड़ दिया। और जब इनको पूछा गया कि आपने मोनेरा को तोड़ के 2 अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पेन गिर गया, आपने मोनेरा को तोड़ के 2 अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो किस बेसिस पे किया? तो इन्होंने बोला कि मैंने 16S आरएनए के बेसिस पे सेपरेट किया। 16S आरएनए। आर का मतलब राइबोसोमल। देखना यहाँ पर एक छोटा सा आर लिखा हुआ है, भूल मत जाना। ऐसे मत कर देना 16S आरएनए के बेसिस पे, नहीं भाई। 16S आरएनए के बेसिस पे इन्होंने सेपरेशन किया था, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे। ठीक है। अब इसका नाम 3 डोमेन क्यों रखा गया? क्योंकि इन्होंने बोला कि आर्की बैक्टीरिया एक पूरा डोमेन हो गया, यू बैक्टीरिया एक अलग से पूरा डोमेन हो गया, बाकी जितने भी है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, वो अलग से एक डोमेन हो गया। तो इन्होंने ऐसे बोला कि मेरे 3 डोमेन है। जब मैंने मोनेरा को तोड़ा तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया का एक डोमेन हुआ, यू बैक्टीरिया का एक डोमेन हुआ। बाकी ये जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये जितने भी यूकेरियोट्स हैं, इन सब का एक डोमेन हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज ऑल्सो नोन एज 3 डोमेन, तो इसमें पहला डोमेन कौन सा है? आर्की बैक्टीरिया वाला। दूसरा कौन सा है? यू बैक्टीरिया वाला। और तीसरा डोमेन है सारे यूकेरियोट्स वाला, सबको मिलाकर। क्लियर? अब आप एनसीईआरटी में ये पढ़ सकते हैं पेजेस। सबसे पहले ये पूरा इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं, सिविलाइजेशन हुआ, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। उसके बाद ये आर.एच. विटेकर का 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी का, यहाँ तक आप कवर कर सकते हैं। और उसके बाद एनसीईआरटी में एक टेबल है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया की, जो कि मैंने आपको सामने ही दिखा दी। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो सारे कैरेक्टर के बेसिस पे हमने क्लासिफाई भी कर लिया, ये रिवो टेबल। क्लियर? तो ये था आज का आपका लेक्चर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 1। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे, और साथ ही साथ आपको मिल जाएंगे डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन पे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे से, और वहाँ पर आपको एक कोर्स मिलेगा नीट का, जिसमें आप अगर एनरोल होते हैं तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगी। सबसे पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी की आपको सॉफ्ट कॉपीज मिलेगी, और डाउट सपोर्ट, चैट सपोर्ट, जो सपोर्ट आपको चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही, हमारी टीम बैठी है, वो आपसे 24/7 कनेक्ट करेगी। क्लियर? तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे हमारे कोर्स सेक्शन में, तो जरूर जाइएगा और विजिट कीजिएगा और एनरोल होइएगा हमारे कोर्स सेक्शन में, नीट के कोर्स सेक्शन में। और कोर्स सेक्शन आपको मिलेगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आपका iOS है, अगर आप आईफोन यूज करते हैं, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, उसका एक अलग प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगा, तो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। iOS वाले कमेंट कर सकते हैं, उनको रिप्लाई आ जाएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए मुझे, क्योंकि आपको पता ही है, मुझे देखोगे तभी मेरी बातें याद आएगी और एमसीक्यू सॉल्व होंगे। ठीक है।
तो ये नीट जेई ऑर्बिट आप ही के लिए बनाया गया है, इसे बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, ताकि मैं ऐसे लेक्चर लेकर आता रहूँ। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।